बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। मूल अधिकार जो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस वक्त हमारे भारत के क्या हालात थे, आप सभी जानते हैं। उस वक्त शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था, बहुत सामाजिक कुप्रथाएं थी। तो ऐसे में सिर्फ मूल अधिकार देकर न्यायालय द्वारा उनकी सुरक्षा प्रदान करने से ही भारत की सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता आ जाएगी, इस बात की उम्मीद कम ही की जा सकती थी। तो क्या किया जाए ऐसा, और क्या प्रयास हो कि सामाजिक समानता स्थापित की जाए, आर्थिक समानता स्थापित की जाए, और एक अपन कहें कि एक प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन स्तर अपन प्रदान कर पाए। तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में शामिल किए नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्देश देने वाले तत्व, ऐसी नीतियां जो कि निर्देश देती हैं। इनकी सबसे बड़ी बात जो मूल अधिकारों से इनको अलग करती है वो ये कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब कि मूल अधिकार का अगर हनन होता है, अगर हमें हमारे मूल अधिकार नहीं मिलते हैं, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि अपन न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ परिवाद कर सकते हैं और न्यायालय हमें हमारे मूल अधिकार है वो दिलाता है, हमारे मूल अधिकारों के हनन होने से रोकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान द्वारा दिए गए हैं वो भी सरकार को निर्देश तो हैं ही हैं, साथ में हम नागरिकों को भी कुछ अधिकार ये नीति निर्देशक तत्व देते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत जिन अधिकारों की बात की गई है वो अधिकार अगर हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो हम उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों किया होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने, इस बात की चर्चा अपन इस वीडियो के अंत में करेंगे। इससे पहले अपन ये जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 में, जो मूल अधिकार थे वो भाग 3 में थे, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। स्वतंत्र भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी क्या क्या चुनौतियां थी, कि सभी नागरिकों में समानता लाना था और सबका कल्याण करना था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस वक्त इतना गरीब तबका, इतना वंचित वर्ग, इतने अशिक्षित लोग और विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारी शोषित जनता, तो सब में समानता लानी थी और एक कल्याणकारी जीवन उनको देना था। उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देनी थी, उनको शिक्षा की सुविधाएं देनी थी, उनको पोषक आहार देना था। तो ये सारी चुनौतियां हमारे भारत के सामने थी, भारतीय सरकारों के सामने थी, भारतीय प्रशासन के सामने थी, हमारी संविधान निर्मात्री सभा के सामने थी। इन समस्याओं का हल करने के लिए भावी सरकारों के लिए संविधान में नीति निर्देश जरूरी थे, नीतिगत निर्देश जरूरी थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया कि इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए, इन चुनौतियों से लड़ने के लिए जो भी सरकारें भविष्य में बनेंगी उनके लिए कुछ निर्देश हमें देने चाहिए संविधान में। तो इसी सोच के कारण नीति निर्देशक तत्वों का ये भाग हमारे संविधान में शामिल किया गया। लेकिन ये निर्देश हैं वो भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त इतने संसाधन हमारे पास नहीं थे कि सरकारें हैं वो इनको लागू कर सकें पूर्ण रूप से। लेकिन ये नैतिक बंधन जरूर है। नैतिक बंधन कैसे हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमें ये बता देते हैं कि सरकार को क्या क्या कार्य करने चाहिए जन कल्याण के लिए, अच्छे शासन के लिए, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो हम लोग वोट देने से पहले जो अभी अभी सरकार बनकर गई है, जिस दल की सरकार बनकर गई है, उसका आकलन इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा, सरकार के सामने भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जितना हो सके संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिक से अधिक नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करे, संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें।
देखिए, है क्या नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व वो लक्ष्य हैं, वो उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। यानी कि वो एक समाज के लिए भी हैं, वो सरकार के लिए भी हैं, वो एक व्यक्ति के लिए भी हैं। तो हम समाज के रूप में हमारे समाज के लिए क्या लक्ष्य रखें? हम समानता का लक्ष्य रखें, हम भेदभाव से रहित समाज का लक्ष्य रखें, हम ऊंच नीच के भावना से रहित समाज का लक्ष्य रखें, हम पर्यावरण की रक्षा करने का लक्ष्य रखें, हम जो सार्वजनिक हमारे संसाधन हैं उनकी सुरक्षा का हम लक्ष्य रखें। तो ये नीति निर्देशक तत्व हमें इस बात का भान कराते हैं कि एक समाज के रूप में हमारे क्या लक्ष्य हो सकते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ये अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में वो अधिकार भी हैं जो कि मौलिक अधिकारों के अलावा नागरिकों को मिलने चाहिए, जैसे कि काम की उचित दशा का होना, जैसे कि कोई मजदूर है, गरीब है, बीमार है, तो बीमारी के वक्त अगर वो कार्य करने नहीं आ सकता तो जिस भी अभिकरण में वो काम करता है उसका दायित्व बनता है कि वो उसके पारिश्रमिक में कटौती ना करे, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य के लिए जो वहाँ कहें कि अपन उपलब्ध परिस्थितियां हैं उनका ध्यान रखे, स्वास्थ्य वर्धक परिस्थितियों में वो काम कर सके, काम के घंटे सुनिश्चित हों, इतना ज़्यादा उससे काम ना करवाया जाए कि एक तरह से वो मतलब कि कोल्हू का बैल ही उसको बना लिया जाए। तो इस तरह से कुछ अधिकार जो कि मूल अधिकारों में हमें नहीं मिल पाए, वो अधिकार भी नीति निर्देशक तत्वों में हैं जो नागरिक होने के नाते हमें मिलने चाहिए। और साथ में वो नीतियाँ हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि नीति निर्देशक तत्व समाज के लिए भी हैं, नागरिक के लिए भी हैं और सरकार के लिए भी हैं। सरकार के लिए वो नीतियां हैं जिसका वो पालन करना चाहिए उसको, नागरिक के लिए वो अधिकार हैं और समाज के लिए वो लक्ष्य और उद्देश्य हैं। देखिए, उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्वों के? नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हैं, सबसे पहला उद्देश्य लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक, आर्थिक, जैसे कि अपन ने शुरुआत में ही बात की थी, हमारे संविधान निर्माताओं के मन में ये बात थी कि हम किस तरह सामाजिक समानता की, सामाजिक न्याय की स्थापना कर पाएं, आर्थिक न्याय की स्थापना कर पाएं, राजनीतिक न्याय की स्थापना कर पाएं। यानी कि जो वंचित वर्ग है उसको भी राजनीति में भागीदारी मिले, जो उपेक्षित वर्ग है वो भी एक अच्छे से आजीविका अपनी कमा पाए, एक अच्छा जीवन यापन कर पाए, समाज में भी समानता हो, कोई उपेक्षित वर्ग ना हो, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो। तो इन सब को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करके लोक कल्याणकारी जीवन, लोगों का कल्याण, ये पहला उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों का। दूसरा उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करके, जो भी समाज में संसाधन हैं उनका समान वितरण हो, लगभग समान वितरण हो, कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग तो बहुत ही अधिक अमीर वर्ग हो जाए कि उसके पास कहें कि अपन विपुल संपत्ति है। जैसे कि अपन उदाहरण ले लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, अथाह है उनके पास ज़मीनों के और कहें कि अपन टुकड़े थे, और जो किसान थे वो वहाँ मजदूरी किया करते थे कर्ज के नाम पर, और किसी भी तरीके से पहले हैं वो किसानों से उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो अब उनका समान रूप से वितरण हो संसाधनों का, यानी कि किसी एक के पास ही सारे गांव की ज़मीन हो और पूरा गांव है वो उसकी गुलामी करता हो, ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करना भी सरकार की नीति होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने भूमि सुधार कानून भी बनाया था, जमींदारी उन्मूलन नियम भी बनाया था। तो बहुत सारे सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही ये कदम हमारी सरकारों ने उठाए थे। तो संसाधनों का जब समान वितरण होगा, सबके पास उनके हिस्से की लगभग बराबर सी जमीन होगी, कोई बहुत अधिक अमीर नहीं होगा, तो सभी लोग एक अच्छा खासा जीवन स्तर का जीवन यापन कर पाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों में एक और महत्वपूर्ण बात है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की। हमारे नीति निर्देशक तत्व हमारी सरकार को ये निर्देश देते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, हम अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाएं, हम किसी भी प्रकार का विवाद है वो पैदा ना करने का प्रयास करें, किसी भी विवाद का, किसी भी समस्या का हल अधिक से अधिक शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, और विश्व में कहीं भी किसी भी हिंसा का समर्थन भारत ना करे।
आगे देखते हैं कि नीतियां क्या हैं, कौन कौन सी नीतियां इसके लिए बनाई जा सकती हैं। समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ऐसी बहुत सारी नीतियां हमारी सरकारों ने लागू की हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए, सरकारों ने वो कौन कौन से कदम उठाए जिनके तहत नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया। तो सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग है वो पंचवर्षीय योजनाएं चलाता था, हालांकि अब ये संस्थान को खत्म कर दिया गया है। इसके आधार पर नीति आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। तो जो योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजनाएं इसके द्वारा चलाई जाती थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की भी बात होती थी, उद्योगों को भी बढ़ाना था, कृषि की भी उन्नत तकनीकें लाना था। यानी कि इन योजनाओं के माध्यम से योजना आयोग है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता था। भू सुधार कानून पारित किया गया, जैसे कि अपन ने बात की थी कि भू सुधार कानून है वो पारित किया गया, किसानों को उनकी ज़मीनें दिलवाई गई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया, न्यूनतम मजदूरी तय की गई कि उससे कम मजदूरी किसी भी व्यक्ति को काम के बदले नहीं दी जाएगी, कम से कम इतनी मजदूरी तो दी ही जानी है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम बनाया, यानी कि छोटे बच्चे हैं उनको और बाल श्रम उनसे नहीं करवाया जाएगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम की जो गर्भवती महिला है उसके लिए काम की उचित दशाओं की व्यवस्था की जाएगी, उसको उचित अवकाश दिया जाएगा। और जैसे कि प्रसूति अवकाश मिलता है महिलाओं को, जो भी महिलाएं कार्य करती हैं उनको उनकी गर्भावस्था या फिर जब उनके बच्चा होता है प्रसूति अवकाश उनको प्राप्त होता है। तो ये हमारी सरकारों ने लागू किया। नीति निर्देशक तत्वों के जो नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो निर्देश दिए गए थे उनकी पालना के अंतर्गत ही दिया जाता है प्रसूति अवकाश। समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि स्त्री और पुरुष अगर समान कार्य करते हैं तो उनको समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, उनमें उनके पारिश्रमिक में अंतर नहीं होगा कि पुरुषों को ज़्यादा दिया जा रहा है और महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है, ऐसा अंतर नहीं होगा। रोजगार योजनाएं हमारी सरकार समय समय पर चलाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। आप सभी जानते हैं बहुत सारे वन्य जीवों को मारना एक कानूनी अपराध होता है। कृषि उपायों में सुधार के विभिन्न प्रयास सरकार द्वारा किए गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन जो अपना अध्याय है उसमें अपन पढ़ेंगे विस्तार से इसके बारे में कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, कौन कौन से स्तर इन पंचायती राज संस्थाओं के होते हैं। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम की जो भी प्राचीन स्मारक हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी वो जो दशा है उनमें सुधार किया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये कुछ कुछ क्रियान्वयन हैं, बहुत सारे हैं, सबको अपन यहाँ सम्मिलित नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ उदाहरण थे कि जो नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग 4 के अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा हमारी सरकारों को जो निर्देश दिए गए थे, किस प्रकार से हमारी सरकारें उनका क्रियान्वयन कर रही हैं, किस किस तरह के उन निर्देशों की पालना में कानून बनाए जा रहे हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि आखिर इन दोनों में क्या संबंध है। दोनों ही प्रकार की बातें की जाती हैं। एक पहलू का ये मानना है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि अपन ने जाना भी कि नीति निर्देशक तत्व अगर अपन नागरिक की बात करें तो उसके लिए वो अधिकार हैं जो कि मूल अधिकारों के अलावा दिए जा रहे हैं, यानी कि पूरक ही हो गए ना। मूल अधिकारों में हमें अधिकार मिल रहे हैं, मूल अधिकार मिल रहे हैं जिनकी रक्षा न्यायालय कर रहा है। यहाँ भी हमें अधिकार मिल रहे हैं, बेशक उनकी रक्षा नहीं हो रही लेकिन हमें अधिकार मिल रहे हैं। तो ये माना जाता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ मूल अधिकारों की रक्षा होती है वहाँ नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी भी पालना हो रही है, और जहाँ नीति निर्देशक तत्वों की पालना हो रही है वहाँ मूल अधिकारों को भी संरक्षण मिल रहा है, उनकी भी अपन कहें कि जो प्रभाव है, जो नागरिकों की प्राप्ति, नागरिकों को मूल अधिकारों की प्राप्ति है उसमें व्यवधान कम हो रहे हैं और नागरिक अपने मूल अधिकारों का उपभोग कर पा रहे हैं। तो यह है पहला पहलू जो कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक मानता है।
देख लेते हैं कि इसमें ये एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकारों द्वारा सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध, तो नीति निर्देशक तत्वों द्वारा कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा। मौलिक अधिकार हैं वो तो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। याद कीजिए, पढ़ा था ना अपन ने संवैधानिक उपचारों वाले अधिकार में कि जहां सरकार के किसी कार्य के द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है वहां पर न्यायालय रोक लगा देता है। तो मौलिक अधिकार सरकार को कुछ ऐसे कार्य करने से रोक देते हैं जिनमें नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए नागरिकों को सरकार को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वो ये निर्देश देते हैं कि सरकार को लोक कल्याण के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस किस तरह के कार्य करने हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूरे समाज के हित की बात करते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जहां एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूरे समाज की हित की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से हित तो व्यक्ति का ही हो रहा है, हित तो नागरिकों का ही हो रहा है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये केवल एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू भी है जो ये कहता है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अजीब सा लगता है ना सुनने में, कैसे विरोधी हैं? दोनों ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, दोनों ही लोक कल्याण की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये विरोधी कैसे हो जाते हैं? तो देखते हैं अपन दूसरा पहलू कि कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में मौलिक अधिकार बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला विवाद उठा था वो भूमि सुधार कानून वाले मसले में ही उठा था। उसमें जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति थी, अधिक संपत्ति थी, उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस वक्त हमारे संविधान में एक मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार है वो तो है मूल अधिकार, और भूमि सुधार कर रहे हैं यानी कि भूमि सुधार कानून लाया जा रहा है, किसानों को उनकी ज़मीनें दिलवाई जा रही हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा है, तो वहाँ लागू हो रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जिस व्यक्ति जो कि जमींदार है, जो व्यक्ति उसकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी देश का नागरिक है और उसके पास भी संपत्ति का मूल अधिकार है। तो अगर सरकार अपना ये कानून लागू करती है जमींदारी उन्मूलन प्रथा का, तो उसकी संपत्ति का अधिग्रहण होगा और हनन होगा उसके मूल अधिकार का। कौन सा मूल अधिकार? संपत्ति का मूल अधिकार। और अगर सरकार लागू नहीं करती है ये प्रथा, तो नीति निर्देशक तत्व जो कि बात करते हैं आर्थिक समानता की, जो कि बात करते हैं संसाधनों के समान वितरण की, वो वाला निर्देश सरकार लागू नहीं कर पाती है। तो हुए ना विरोधी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। चलिए जानते हैं। देखिए, कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। उदाहरण के लिए वही जमींदारी उन्मूलन प्रथा लेंगे अपन कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है अगर उसके व्यक्ति के और संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो। लेकिन सरकार ने ये माना कि जो सामाजिक हित हैं, मतलब कि पूरे समाज के हित हैं, जहाँ जमींदारी उन्मूलन प्रथा से इतना बड़ा जो तबका है उसको फायदा हो रहा है, तो वहाँ एक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत हित है वो कम आवश्यक है, या फिर कहें कि वो उससे और निम्न स्थिति में है कि भाई उसके मानने के बजाय हमें इसको लागू करना होगा, यानी कि जमींदारी उन्मूलन प्रथा को लागू करना होगा। यानी कि व्यक्तिगत हित से ऊपर है सामाजिक हित, समाज के हित। जहाँ एक व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, वहीं समाज के हित के लिए एक संसाधनों के समान वितरण की व्यवस्था हो रही है, आर्थिक समानता की स्थापना के प्रयास हो रहे हैं।
तो संविधान में संशोधन कर दिया गया और सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित के ऊपर मानी गई। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी इस बात पर टकराव हो गया, क्योंकि न्यायपालिका को हमारे संविधान ने इस बात की शक्ति दी है, इस बात का कार्य दिया है कि उनको मूल अधिकारों की रक्षा करनी है। न्यायपालिका को मूल अधिकारों की रक्षा करनी थी और सरकार ने मूल अधिकारों में संशोधन किया और संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया। इसी बात पे दोनों में टकराहट हुई, दोनों में टकराव हुआ। न्यायपालिका के बहुत सारे ऐसे निर्णय आए जिसमें कि उन्होंने ये माना कि मूल अधिकार ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें संशोधन नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपने फैसले को पलटा और ये माना कि मूल अधिकार हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर नहीं है, उनमें संशोधन हो सकता है। लेकिन जो मूल निर्णय आया, जो महत्वपूर्ण निर्णय आया, वो आया केशवानंद भारती वाले मामले में, जो कि हमारा एक चैप्टर संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसमें अपन बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो जानते हैं अपन न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या टकराव हुआ मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। देखिए, कार्यपालिका ये कहती है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका वही तर्क है कि सामाजिक हित हैं वो व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं। जबकि न्यायपालिका ये कहती है कि मौलिक अधिकार इतने पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संसद, अब कार्यपालिका कहती है कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन न्यायपालिका ये कहती है कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और बाद में जो केशवानंद भारती वाला निर्णय आया उसमें मूल अधिकारों की जगह अपन लिखेंगे मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। मतलब कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में, ये जो मसला है, ये जो विवाद है, ये केशवानंद भारती वाले मामले में जाकर निपटा। दोनों में आपस में कहें कि सामंजस्य बना। न्यायपालिका ने ये माना कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से विवाद का निपटारा हुआ ये, और ये जो टकराव था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का, उससे निकल कर आया जो बुनियादी ढांचा है, मूल ढांचा है, मूल संरचना है संविधान की, उसका सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में अपन विस्तार से अपनी अध्याय संख्या 9 में अध्ययन करेंगे। तो अभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपन ने जो जाना उसके बारे में लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा है इस पूरे वीडियो में। कौन से भाग में इसका प्रावधान किया गया है, यह आपको बताना है कि संविधान के कौन से भाग में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या हैं, ये भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक कल्याण करना, शांति को बढ़ावा देना नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हैं। धन्यवाद।